नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। कहानी है यूपी के उन अफसरों की जिन्हें ना तो डर है कानून का, ना कोई परवाह जनता की। आदेश मिलते हैं ऊपर से, लेकिन काम होता है अपने ही अंदाज में, बेलगाम, बेकाबू और बेहिसाब। कभी फील्ड में लाठी चलाते हैं तो कभी सत्ता की छाव में आंखें दिखाते हैं। जवाब मिलता नहीं है। जनता त्रस्त है, नेता पस्त है और अफसरशाही मस्त है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यही है सुशासन का असली चेहरा, या फिर बेलगाम अफसरशाही बन चुकी है खुद में एक सरकार। इस सिस्टम की परतें अब खुलने लगी हैं। हर दिन एक नई कहानी, हर अफसर एक नया किरदार है। तो देखिए, हम जब उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो कई अफसरों से जुड़ी हुई जानकारी भी हम आप तक साझा करेंगे, लेकिन ये पहला मामला रेरा से जुड़ा हुआ है। यूपी रेरा अध्यक्ष संजय भुसरेड्डी पर भाई भतीजावाद का गंभीर आरोप लगा है। आरोप यह है कि उन्होंने अपने ही बेटे जयेश भुसरेड्डी को रेरा एनसीएलटी कमेटी का मेंबर बना दिया। ऑर्डर कॉपी में यह साफ लिखा गया कि संजय भुसरेड्डी के आदेश से यह नियुक्ति आदेश जारी किया गया है। अब इस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या रेरा अध्यक्ष को अपने पद की मर्यादा का ध्यान नहीं है। मीडिया में बवाल मचने के बाद से संजय भुसरेड्डी ने सफाई दी कि उनके बेटे को मार्च में ही कमेटी से हटा दिया गया था। हालांकि सरकार अब भी खामोश है और ना तो आवास विभाग ने जवाब तलब किया, ना ही किसी कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। संजय भुसरेड्डी पहले भी गंभीर आरोपों में घिर चुके हैं, लेकिन तब भी कोई एक्शन लिया नहीं गया था। रेरा में जारी पारिवारिक प्रबंध पर अब भी चुप्पी साधे हुए हैं। तो इस वक्त सवाल कई लोगों से पूछे जा रहे हैं, लेकिन सवालों का जवाब मिल पाना मुश्किल दिखाई देता है। रेरा के अध्यक्ष संजय आर भुसरेड्डी साहब के बेटे को लेकर सवाल खड़े हुए। यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय आर भुसरेड्डी साहब मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से ये पूरा मसला सामने आया, कई गंभीर आरोप लगाए गए आपके बेटे पे, इस पे पहला रिएक्शन क्या है सर आपका? देखिए, ये पूर्णतः निराधार है। ये हम लोग इंटरनल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे यहाँ के जो LCRA होते हैं, लॉ क्लर्क्स कम रिसर्च असिस्टेंट्स, जो हमारे बेंचेस को सपोर्ट करते हैं, उनको हम प्रशिक्षण देते हैं। वो हर शनिवार को, जैसा भी प्रशिक्षण इस समय चल रहा है, हर शनिवार को प्रशिक्षण देते हैं और अगले शनिवार के लिए एक समूह बना देते हैं और किसी एक को जिम्मेदारी देते हैं कि वो एक प्रस्तुतिकरण तैयार करेगा किसी विधिक विषय पर। ये उस दिन बात हुई थी कि वो, क्योंकि मेरा बेटा भी DRT में प्रैक्टिस करता है, वो भी DRT में प्रैक्टिस पहले करते थे, तो आपस में वो प्रेजेंटेशन बनाने में सहयोग लेंगे। ये तो केवल बात हुई थी मौखिक, जिसको गलती से हमारे कार्यालय ने उसको लिखित रूप में जारी कर दिया कि उसको विशेष आमंत्री के रूप में, और ये बिना मेरे अनुमति के और बिना मेरे संज्ञान के, जब मैं यहाँ पे नहीं था, जब मैं लौट के आया तो मैंने उस आदेश की प्रति देखी, क्योंकि माननीय अध्यक्ष को हर एक की प्रति रहती। तो मैंने कहा ये बात कभी भी निर्णय में नहीं था और न इस बात का कोई प्रस्ताव था, तो इसमें इसका नाम डालना अनुचित है। आप इसको तत्काल निरस्त करें और 22 तारीख। तो विवादों में है यूपी रेरा के अध्यक्ष भुसरेड्डी साहब। दरअसल भाई भतीजावाद का गंभीर आरोप लगा है और ग्राफिक्स के जरिए हम थोड़ी और डिटेल आपको दे देते हैं कि किस तरीके से भाई भतीजावाद का जो ये आरोप उन पर लगा है। बेटे को कमेटी मेंबर बनाए जाने को लेकर के आरोप उन पर लगे हैं। ऑर्डर कॉपी आया सामने और उसके बाद कई सारे सवाल भी खड़े हुए। संजय भुसरेड्डी के आदेश से नियुक्ति जारी हुई थी। जयेश भुसरेड्डी रेरा NCLT के कमेटी में मेंबर बने और उस पे आदेश पे स्पष्ट लिखा गया था कि ये साहब की मर्जी से ही हुआ है। कमेटी में जब मेंबर बने हैं जयेश भुसरेड्डी, जो कि इनके बेटे हैं, तो ऐसे में अब संजय भुसरेड्डी पर सवाल उठने लाजमी थे। और इसके बाद पहले भी आरोपों में घिर चुके हैं संजय भुसरेड्डी। ये पहला कोई मामला नहीं है और इसी वजह से इसको लेकर के सवाल जवाब हो रहे हैं कि आखिर इस वक्त रेरा में चल क्या रहा है और क्या शासन प्रशासन को इस बात की जानकारी है या नहीं है। तो फिलहाल कई सवाल हैं जिन सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी है। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ अमितेश श्रीवास्तव संवाददाता जुड़ चुके हैं। अमितेश,
जानकारी चाहेंगे आपसे, क्योंकि आपने संजय भुसरेड्डी से बातचीत तो की, लेकिन उनका तो साफ तौर पर यह कहना है कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं थी। मुझे जब पता चला तो फिर मैंने उस आदेश को तुरंत तत्काल प्रभाव से वापस लेने को कहा। देखिए, संजय आर भुसरेड्डी जो कि यूपी रेरा के अध्यक्ष हैं, और जब हमने यानी कि न्यूज इंडिया ने जब बात की तो उन्होंने अपनी दलील दी और साफ तौर पे जितने गंभीर आरोप उन पे लगे हैं, उन गंभीर आरोपों की उन्होंने पूरी तरीके से सफाई पेश की और ये कहा कि ये जो है वो एक मिस्टेक आप कह सकते हैं, और जो ही मेरे संज्ञान में पूरा मसला आया उसके बाद से हमने इसको निरस्त कर दिया। और जिस कमेटी की बात की जा रही है सुरभि, उसमें संजय आर भुसरेड्डी साहब ने साफ तौर पे कहा कि दरअसल उस कमेटी को कोई भी वेतन भत्ता दे नहीं है, लेकिन हाँ, जो जयेश रेड्डी हैं, जो संजय आर भुसरेड्डी के बेटे हैं, उनके दोस्त चूंकि उस कमेटी में हैं, उस कमेटी के में हैं और उनके साथ वो अटैच हो गए थे। इस तरह की तमाम जो दलीलें हैं वो यूपी रेरा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने दी। लेकिन फिलहाल सवाल ये उठ रहा है, सवाल उठना लाजमी भी है सुरभि, कि दरअसल यूपी रेरा के अध्यक्ष हैं पिता संजय आर भुसरेड्डी, और उन्हीं के जो बेटे हैं जयेश रेड्डी उस कमेटी के सदस्य बना जाते हैं। तो अपने आप भले ही संजय भुसरेड्डी साहब ये कह रहे हो कि ये एक मिस्टेक है, गलती है जिसको उन्होंने सुधार लिया, और उन्होंने ये भी कहा है, गंभीर आरोप लगाया है कि तमाम वो लोग जो ये नहीं चाहते थे कि चाहे वो उन्होंने लखनऊ विकास प्राधिकरण की बात की है, आवास विकास की बात की है, वो ये कह रहे थे कि एक रैकेट है जो रैकेट काम करता है, करना चाह रहा था यूपी रेरा के भीतर, और अनर्गल तरीके से दबाव बनाने की जो कोशिश थी वो थी। और यही वजह है कि इस तरह की जो चिट्ठी हैं वो वायरल किए गए, उनको मीडिया में के सामने लाया गया, और हम कतई जो गलत काम है वो नहीं करने देंगे। और यूपी रेरा का जो ब्याज है तकरीबन 60 मामलों में 20 करोड़ रुपया उन्होंने कहा कि ये वसूली हुई है उनके निर्देश पर। यूपी रेरा के भीतर सब कुछ बेहतर चलेगा, चलता रहा है, इस तरह की बातें, इस तरह के जो दावे हैं वो संजय आर रेड्डी भुसरेड्डी साहब ने करी है। लेकिन उसके अलग हम बात करें तो यूपी के ब्यूरोक्रेसी में सुरभि बड़ा सवाल उठ रहा है कि जो ईमानदारी की बात की जाती रही है संजय आर भुसरेड्डी के द्वारा कि यूपी के रेरा का अध्यक्ष है, इसके पहले भी जब वो आईएएस सर्विस में थे उस दरमियान तमाम विभागों में रहे, तमाम दलीलें दी गई, और उनके बेटे को इस कमेटी में शामिल करने पर ही अपने आप में यूपी ब्यूरोक्रेसी में सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल एक दो नहीं है, कई हैं। फिलहाल यूपी रेरा के जो अध्यक्ष हैं संजय आर भुसरेड्डी, उन्होंने साफ कर दिया है कि दरअसल इस पूरे मसले से उनका कोई लेना देना नहीं है। हाँ। एक साजिशन, अमितेश सवाल ये भी एक साजिशन पूरी तरीके से जो रणनीति है। अमितेश सवाल ये है कि जब संजय भुसरेड्डी जी ये कहते हैं कि जब मेरे संज्ञान में ये मामला आया तो हमने इस पर एक्शन लिया, हमने उस चिट्ठी को तुरंत तत्काल प्रभाव से वापस लेने को कहा है, लेकिन जब ये पहला मामला नहीं बताया जा रहा है, इससे पहले भी कुछ पूर्व में मामले रहे हैं, क्या इसको लेकर के आपके पास कोई जानकारी है तो हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा। देखिए, तमाम इसके पहले भी कई ऐसे मामले रहे हैं सुरभि, जब विवादों में रहे हैं संजय आर भुसरेड्डी साहब। फिलहाल जो ये ताज़ा मसला है जिसमें खुद उनके बेटे की संलिप्तता है, तो जाहिर सी बात है कि सवाल खड़े होंगे, और सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि वो खुद यूपी रेरा के अध्यक्ष हैं, और जिस कमेटी की बात की जा रही है वो बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है, और उसमें तमाम जो कंपनियां हैं उनके मसले आते हैं, तो इसके पीछे की कहानी कुछ और है। लेकिन फिलहाल यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय आर भुसरेड्डी ने न्यूज इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि देखिए, हमारा इस मसले से कोई लेना देना नहीं है। वो बार बार दोहराते रहे कि एक साजिश है, एक रणनीतिक रूप से एक जाल बिछाई गई है, और उस जाल में हमें ट्रैप करने की कोशिश की गई है। फिलहाल उन्होंने एक दो टुक में कह दिया है कि कितनी भी बड़ी जो साजिश है वो रची जाए, उसमें हम फंसने वाले नहीं हैं। सरकारी तौर पर यूपी रेरा अपना काम करता रहेगा, और जो भी चेहरे हैं इसके पीछे के वो जल्दी बेनकाब होंगे, इस तरह के दावे भी उन्होंने सुरभि किए हैं। लेकिन बड़ा सवाल है
जो सवाल यूपी के ब्यूरोक्रेसी में उठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, वो ये खड़े हो रहे हैं कि जब यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय आर भूसा रेड्डी साहब के बेटे ही इस कमेटी में हैं, तो अपने आप में समझिए, भले ही वो बात कर रहे हो कि उन्होंने रद्द कर दिया या आदेश जारी नहीं हुआ, वो एक त्रुटि थी, लेकिन सवाल कई खड़े हो रहे हैं और यूपी के ब्यूरोक्रेसी में ये पूरा मुद्दा जो है वो सुर्खियों में जरूर है। सुरभि, ठीक है अमितेश, क्योंकि आपने भी खुद संजय भूसरेड्डी साहब से बातचीत की, उनका ये कहना था कि देखिए जब हमें इस बारे में मालूम चला तो हमने फिर उस लेटर को तुरंत वापस लेने को कहा था। ये छोटी सी गलती जरूर हुई थी, लेकिन गलती को सुधार लिया गया। अब जानबूझ करके दुश्मनी निकालने के लिए कुछ लोग अब इसे वायरल कर रहे हैं। कौन वो लोग हैं जो उनसे दुश्मनी निकालना चाह रहे हैं सर? और अमितेश जी, दूसरी बात ये भी है कि जब संजय भूसरेड्डी इस तरीके के तर्क दे रहे हैं तो ये तर्क उन्हें देने की आवश्यकता क्या पड़ी है? किसी की हायरिंग होती है तो क्या ये पता नहीं चलता है ऊपर बैठे हुए अधिकारियों को कि हायरिंग किसकी हो रही है, किस पोजीशन के लिए हो रही है? देखिए सुरभि, एक कहावत है कि मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। कुछ इसी तरह से तमाम ऐसे विभाग हैं, तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो बखूबी कारनामे को अपने अंजाम देते हैं। जब चीज़ें सामने आती हैं उसके बाद से तमाम तरह की बातें, बयानबाजियां होती हैं। फिलहाल अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो ये मामला बहुत तूल पकड़ा है। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में सोशल मीडिया से लेकर हर जगह सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल खड़े इसलिए हो रहे हैं क्योंकि संजय आर भूसा रेड्डी की जो छवि है वो बेहद ईमानदार छवि बताई जाती है, और ईमानदार छवि के पीछे अपने बेटे को इस कमेटी में शामिल कराने की जब बात जो ही सामने आई, उसके बाद से ब्यूरोक्रेसी से लेकर हर जगह सवाल खड़े होने लगे। फिलहाल मैं पहले भी कहा कि बार बार जो संजय आर भूसा रेड्डी साहब यही कह रहे हैं कि देखिए इस पूरी मसले में एक साजिश रची गई है। अब ये सवाल ये उठता है कि वो साजिश करता कौन है, हमने ये सवाल पूछा था। फिलहाल उन्होंने कहा कि वो सब कुछ सामने आ जाएगा, और इस किस तरीके से उस चिट्ठी को वायरल कराया गया, किस तरीके से हमारे बेटे के नाम पर ही हमको घेरने की जो कोशिश है वो की गई, जबकि हमने 60 से ज्यादा जो कंपनियां हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां की हैं। हमने LDA से लेकर आवास विकास में जो कागज था उस कागज को हमने तोड़ा है। यूपी रेरा का एक नया जो पहचान है वो बनाई है, और ऐसे में जो बौखलाए लोग हैं उन्होंने मेरे बेटे को निशाना बनाते हुए मुझ पर हमला करने की, मुझ पर निशाना बना। जी ठीक है अमितेश, आप बने रहिएगा, हम आपसे आगे भी और अपडेट्स लेते रहेंगे। अब बात उत्तर प्रदेश की एक और खबर की करते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की सत्ता के गलियारे से इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आई, और एक सीधी तस्वीर भी है। कानपुर देहात से ये तस्वीर है जहां खुद सरकार के मंत्री धरने पर बैठ गए। जी हां, यूपी के राज्य मंत्री हैं प्रतिभा शुक्ला कानून व्यवस्था से बेहद नाराज बताई जा रही है, और नाराज होकर ही अब वो सड़क पर उतर आई हैं और सीधा मोर्चा खोल दिया उन्होंने अपने ही सिस्टम के खिलाफ। मंत्री जी अकबरपुर कोतवाली में अपने कार्यकर्ताओं संग बैठ गई धरने पर, और आरोप लगाया कि मेरे कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे लाद दिए गए हैं, और अब मांग एकदम साफ है, कोतवाली प्रभारी सतीश सिंह को हटाया जाए। ये कोई सियासी ड्रामा नहीं है, ये उस नाराजगी का प्रदर्शन है जो अब राज्य मंत्री को खुद थाने में बैठने को मजबूर कर चुका है। धरना सिर्फ बैठने तक नहीं रुका, मंत्री जी ने पुलिस अधीक्षक से फोन पर भी बातचीत की और दो टूक कह दिया कि जब तक कोतवाल नहीं हटेगा धरना नहीं हटेगा। अब सवाल ये नहीं है कि धरना कितनी देर चलेगा, सवाल ये है कि जब राज्य मंत्री की ही सुनवाई के लिए अगर उन्हें धरना देना पड़े तो आम जनता कहां जाएगी? क्या अब अफसरशाही मंत्री से भी ऊपर हो चुकी है, या फिर यह मामला कानपुर देहात की राजनीति में एक बड़ी दरार का संकेत है? जो भी हो, फिलहाल यूपी में सत्ता के भीतर ही सिस्टम के खिलाफ खड़ा है एक बड़ा विरोध। सब दोनों हटेंगे जब आदेश आ जाए तब हमें यहाँ से अब तो भीड़ शुरू है ही कहीं भी हम दबाव नहीं करते हैं। अब तो सच्ची बात है, आप दबाव की कोई बात ही नहीं। कौन दबाव बना रहा है? दबाव कौन बना रहा है यही जानना चाह रहे हैं हम। नहीं हमें आप ये बताइए दबाव कौन? हम कोई दबाव नहीं बना रहे, हमें मेरे साथ कोई गाली नहीं देता है। हम जब खड़े होते हैं हमारा कोई कार्यकर्ता गाली बकता ही नहीं है। तहसीलदार खड़ा, आपकी पुलिस लाइन की फोर्स खड़ी थी। तहसीलदार से प्रमाण था ना उसका, आपका गवर्नमेंट का, आपसे पूछ लो। मेरे साथ जब कोई खड़ा होता कोई भी किसी ने आज तक गाली नहीं दी है।
वो क्यों लिखा गया? क्योंकि आपका ही बंदा बोल रहा था कि कॉपी लिखो, एप्लीकेशन दो, ये वो भी नहीं लिखता। कौन दबाव था, कौन दबाव कर रहा था, उसको बुलाओ बस, उसी को, उसका मुकदमा लिखा, मेरा नहीं मुकदमा, मेरे नाम नहीं मुकदमा लिखा। अब हम साहब आए, एसपी साहब आए, क्या बात हुई, क्या स्थिति है? अब हम लोगों से बातचीत ये हुई कि जांच करके आदेश करेंगे। तो हमने कहा जांच किस बात की, झूठा मुकदमा लिखा है, इंस्पेक्टर को तो हटना चाहिए। जांच किस बात की, जांच करके आदेश करेंगे। उन्होंने कहा जांच करके कल उसको हम यहाँ से हटाएंगे। तो हमने कहा कल क्यों, आज ही हटाया जाए। दूसरा डीएम कह रहे हैं कि आप पर्सनल लाभ दे देंगे किसी को। तो हमने कहा हम पर्सनल लाभ तो दे नहीं रहे हैं, वहां हमें बोर्ड भी नहीं मिला था, बदलापुर में 3 बोर्ड मिला था। हम तो जनता के हित में हम लोग काम कर रहे हैं, ये सड़क बननी चाहिए। तहसीलदार वही सामने था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, चौकी इंचार्ज की सरासर गलती थी, इसलिए तुरंत का चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है, उसको कर देंगे। साथ ही साथ इसको थाना अध्यक्ष को कल हटाएंगे। हमने कहा आज ही हटाओ, भोगनीपुर भेज दो। हमने कहा भोगनीपुर भेज दो, यहाँ तो काम नहीं कर पा रहे अकबर। रोज यहाँ पर झूठा मुकदमा लिखा जा रहा है। अभी 2-3 औरतें आई थी, उनका मुकदमा नहीं लिखा गया, लेकिन झूठा मुकदमा लिख दिया गया, जबकि वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। तहसीलदार सामने बैठा था, हमने कहा उससे बातचीत कर लो, समझ लो कि मुकदमा लिखा गया कि क्या बात हुई, कोई लड़ाई झगड़ा तो था ही नहीं। और इसी मामले से जुड़ी हुई कुछ और जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। देखिए, धरने पर जब राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला बैठी तो फर्जी मुकदमे के आरोप में सिस्टम के ही खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोलने का काम किया। थाने में कार्यकर्ताओं संग धरने पर मंत्री बैठी हुई दिखाई दी। एसपी से प्रतिभा शुक्ला ने फोन पर बातचीत भी की। कोतवाल हटाओ वरना धरना जारी रहेगा, ये प्रतिभा शुक्ला की ओर से कहा गया। यूपी में सत्ता के भीतर अब सिस्टम के खिलाफ ये बगावती सुर है। साथ ही ये मामला यही नहीं थमा, बल्कि इस मामले पर चुटकी खुद अखिलेश यादव ने भी ली है। अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए प्रतिभा शुक्ला के इस धरने को लेकर के योगी सरकार से सवाल पूछने की। आखिर जब मंत्री खुद अपनी ही सरकार और अपनी प्रशासन के खिलाफ बैठेंगे तो फिर जनता कहां जाएंगी। अब हम आपको प्रतिभा शुक्ला का कुछ और आरोप भी सुनवा देते हैं कि उनकी ओर से क्या कुछ अब तक कहा गया है इस मामले में। क्या आश्वासन मिला है और किन आश्वासनों के बाद आपने जो है यहाँ थाने को? इसमें 3 बातों पे बात हुई थी पुलिस अधीक्षक महोदय से कि हमने ये कहा था कि आप जो चौकी इंचार्ज है उसको हटाइए, लाइन हाजिर कीजिए और ये मुकदमा। और इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ अमितेश लगातार बने हुए हैं। अमितेश, जानकारी चाहेंगे आपसे कि जिस तरह प्रतिभा शुक्ला धरने पर बैठी हुई हैं और उनका जो आरोप है, और उन्होंने जब एसपी से फोन पर बातचीत की तभी भी वो एक ही जिद पर अड़ी हैं, आप मुकदमे हटवाइए, हम धरना हटा देंगे। देखिए सुरभि, 48 घंटे हो गए हैं, लेकिन 48 घंटे बाद भी नतीजा बिल्कुल सिफर है, बिल्कुल जीरो है। और जिस बात को लेकर यूपी सरकार की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला थाने के भीतर तकरीबन 7 घंटे तक धरने पर रही और जिस मांग पे वो अड़ी रही, यानी कि जो इंस्पेक्टर है उस पर कार्रवाई की मांग, उसको वहां से हटाने की मांग, लेकिन उस पर ना कोई कार्रवाई हुई है, ना वो इंस्पेक्टर हटे हुए हैं। यूपी की जो सियासी गलियारे हैं वहां पर चर्चाएं तेज हैं और एक कहावत है कि जब सैया भये तो कोतवाल, तो अब डर काहे का। अब इस पर भी वितर्क शुरू हो गया है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि जो इंस्पेक्टर है वहां मौजूद, उस पर वहां के जो सांसद हैं उनका हाथ है, साथ ही एक पुलिस के बड़े अधिकारी हैं उनका बर्दाश्त प्राप्त है। तो ऐसे में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला की कौन सुनता है, ये बड़ा सवाल है। और यही वजह है कि जो राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला हैं उनके वो और खुद उनके जो पति पूर्व सांसद हैं अनिल वारसी, वो भी हर दर पे दरख्वास्त लगाते रहे, गुहार लगाते रहे। खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का जब फोन आया तो उस वक्त भी उन्होंने दलील दी और यहां तक कह दिया कि बताइए कि आप खुद ब्राह्मणों के बलबूते आप डिप्टी सीएम बने हैं और ब्राह्मणों को गालियां पड़ रही हैं, क्या हम खुदकुशी कर लें, फांसी के फंदे पे झूल जाएं। उसके बावजूद सोचिए, डिप्टी सीएम फोन करते हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का फोन आता है और कार्रवाई के नाम पे जीरो। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस पूरी फिल्म को देखिए, इस पूरी स्टोरी को देखिए
तो बेबसी है, लाचारी है और नेतागिरी है। फिलहाल जो कानपुर देहात के लोगों में जो है इसको लेकर बड़ा चर्चाएं हैं। लोग कह रहे हैं कि बताइए, एक सरकार की राज्य मंत्री धरने बैठती हैं, कार्रवाइयां नहीं होती हैं, और जिस तरीके से पूरा सीनरियो हुआ उसके बाद से प्रतिभा शुक्ला सियासी गलियारों में सुर्खियों में। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मौके का फायदा उठाते हुए ट्वीट किया, और ट्वीट पर साफ तौर पर उन्होंने देखिए तस्वीर लगाई और कहा कि जब यूपी सरकार के राज्य मंत्री का ये कंडीशन है, ये हालात हैं, तो अपने आप में उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन इस पूरी कहानी के पीछे अगर देखें तो कानपुर देहात में जिस तरीके से सियासी गलियारों में भारतीय जनता पार्टी के वर्चस्व की जंग चल रही है, उसका एक नतीजा देखने को मिल रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि अफसरशाही बनाम अब राजनेताओं के बीच हो चुकी है। बहरहाल आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन एक और जानकारी अपने दर्शकों को पहले दे दें कि तस्वीर उत्तर प्रदेश की और कहानी उस सिस्टम की जहां अब मंत्री नहीं योद्धा उतर चुके हैं मैदान में। लेकिन बिजली विभाग के अफसरों को यह लग रहा था कि ऊर्जा मंत्री सिर्फ फाइलों तक ही सीमित है, लेकिन उन्होंने जो बोला वो आदेश नहीं चेतावनी थी, और वो भी रामधनुष वाली। AK शर्मा की ओर से कहा गया कि 3 साल तक समझाया गया, अब समय निकल चुका है, और फिर एक ऐसा बयान उन्होंने दे दिया जो सीधे बिजली विभाग के गलियारों में आग लगाने का काम कर गया। ये कोई आम प्रशासनिक टिप्पणी नहीं थी, ये उस गुस्से की गूंज थी जो अफसरशाही के सुस्ती, घमंड और भ्रष्ट रवैये के खिलाफ है। अब सीधे मंत्री के मुंह से जो बातें निकली हैं, और ये पहली बार नहीं है, अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने मीटिंग में जमकर कुछ अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी। इसे बनिए की दुकान मत समझो, ये उनकी ओर से कहा गया था। अब सवाल ये नहीं है कि AK शर्मा क्या कर सकते हैं, सवाल तो ये है कि क्या अफसरशाही इस वक्त सोती रहेगी या फिर कोई बड़ा प्रशासनिक भूचाल आने वाला है। क्योंकि सवाल कई सारे हैं कि नेताओं की सुनी क्यों नहीं जा रही है अफसरों द्वारा, और AK शर्मा ने क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं। मैं तो जनता से सीधा कहता हूँ कि जहाँ कहीं भी हमारे कर्मचारी बदमाशी कर रहे हो उनसे विनम्रता पूर्वक व्यवहार करिए, लेकिन साथ ही उसी विनम्रता के साथ हमारे ध्यान में ये बात अवश्य लाइए कि यहाँ आपका ये अधिकारी जो है गड़बड़ी कर रहा है। आप लोग हमारी आंख कान बन करके, आप लोग हमारा कैमरा बंद करके, आप लोग हमारी दूरबीन बन करके मित्रों काम करो, देखो देखते देखते ये सब जो है व्यवस्था सही हो जाएगी। कुछ लोग जानबूझकर बदमाशी करते हैं, कुछ लोग इरादतन बदमाशी करते हैं, कुछ लोगों की आदतें बनी हुई हैं बदमाशी करने की। उनको कल हमने थोड़ा कहा है और आज फिर इस मंच के मार्फत मैं दोहराना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझ करके बदमाशी करता है, तो मैंने मथुरा में बात कही थी कि भगवान श्री कृष्ण ने कंस को भी दुर्योधन को भी बार बार समझाया था, नहीं समझे लोग। उसके बाद जब नहीं समझते हैं तो सुदर्शन चक्र चलता ही है। तो ऊर्जा मंत्री ने किस तरीके से अपने सख्त तेवर दिखाए हैं, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता और समझा देते हैं। देखिए, बिजली विभाग में मंत्री जी का गुस्सा कुछ इस कदर गूंजा कि 3 साल तक उन्होंने समझाया। ये बात उनकी ओर से कही गई कि 3 साल तक का समय दिया गया, समझाया गया, अब समय निकल चुका है। ये AK शर्मा की ओर से कहा गया, और उन्होंने ये भी कहा है कि इसे बनिए की दुकान मत समझो। रामधनुष वाली चेतावनी से इस वक्त विभाग हिल चुका है। सुस्ती, घमंड और भ्रष्टाचार पर यह सीधा वार AK शर्मा का माना जा रहा है। हालांकि सवाल अब ये भी उठते हैं कि AK शर्मा की चेतावनी के बाद से क्या कोई वाकई संभावित तौर पर बदलाव देखे जाएंगे, या फिर इसी तरीके से अभी भी लापरवाही बरती जाएगी। क्योंकि लगभग 3 साल का ऐसा समय बताया जा रहा है जब AK शर्मा की ओर से 3 साल से बार बार वार्निंग्स दी जा रही थी, बार बार अधिकारियों को चिताया जा रहा था, उनके साथ मीटिंग्स हो रही थी, उन्हें ये कहा जा रहा था कि काम कीजिए नहीं तो एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। लेकिन अब तक भी 3 साल इस बात को बीत चुके हैं, लेकिन अफसरशाही के जो लोग हैं वो सुनने को तैयार ही नहीं, वो तो अपनी मनमानी कर रहे हैं। मंत्री साहब कुछ कहते हैं तो कहते रहिए, हमारी जब मर्जी होगी तब हम काम करेंगे। हालांकि जो रवैया इस वक्त देखा AK शर्मा ने इन अफसरों का, तो उसके बाद से कड़ी फटकार भी लगाई गई और उनके ओर से ये स्पष्ट कहा गया है कि 3 साल का समय दिया गया था, ये समय बहुत होता है काम करने के लिए, और अब ये समय भी निकल चुका है। अब आपके पास वो समय नहीं बचा है, अब कार्रवाई का समय है।
हालांकि अब देखना यही होगा कि इसके बाद से क्या कोई वाकई इन अफसरों पर कोई कार्रवाई होती है या फिर एक बार फिर अफसरशाही जीतती है और राजनेताओं को एक बार फिर चुप्पी साधनी पड़ जाती है। तो किसका तबका भारी रहेगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।